जय श्री राम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों आप। तो आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस बॉडी। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट बॉडी के बारे में। तो देखिए अभी हम जो बात कर रहे हैं आपसे, जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया था आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो ये कब काम करता है? जब पॉइंट आपके बिखरे हुए हों, मतलब डिफरेंट मासेज जो हैं, डिफरेंट मास पार्टिकल्स जो हैं आपके एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाता था। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि अब हमारे पास कोई कंटिन्यूस बॉडी है, ठीक है। ये तो देखिए ये वाला जो डायग्राम है लेफ्ट में आपको जो दिख रहा है, ये आपको शो कर रहा है डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए एम आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। नाउ राइट पे जो डायग्राम है उसमें क्या है, कंटिन्यूस बॉडी है। उस कंटिन्यूस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये कोई कंटिन्यूस बॉडी है, रिजिड बॉडी, उसका एक मास डीएम ले लिया है, विच इज़ वेरी स्मॉल मास, इनफाइनेटिसमली स्मॉल मास। वो आर दूरी पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर दूरी पर है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने इसको ए आर बोल दिया, ए ओ आर बोल दिया। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये रोटेट कर रही बॉडी। तो उस केस में मैं ये जो समेशन है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने डिस्क्रीट पार्टिकल केस में सिंपल समेशन कर रही थी एम आर स्क्वायर को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस समेशन को हम इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, बिकॉज दिस टाइम वी आर हैविंग कंटिन्यूस बॉडी। तो यहाँ पर एक मास है जो आपका एक डीएम मास है, जिसको हमने वेरी स्मॉल मास बोल रखा है। तो उस केस में आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम डॉट आर स्क्वायर, वेयर आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दिस डी एम मास फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से। तो इस तरीके से हम ये कंटिन्यूस बॉडी का मास ऑफ इनर्शिया डिटरमिन कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और मजेदार चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या है, जरूरत नहीं पड़ती है इनकी, हमें कुछ बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत सरल भाषा में आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसी रॉड का किसी एक्सिस के थ्रू कैसे निकालते हैं, अराउंड कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ रॉड, ओके, विच इज हैविंग लेंथ कैपिटल एल, और उसका ये हमें ये एक्सिस जो है रेड कलर में दिखाई है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ओके। इसका मास एम है, तो पर यूनिट लेंथ हम मास डिफाइन कर देंगे एम अपॉन एल, ओके। नाउ ये जो डी एक्स लेंथ है, जो हम डी एम मास का, जो कंटिन्यूस बॉडी का जो मैंने आपको समझाया था, तो डी एम मास का हम उसकी दूरी मान ले रहे हैं इससे एक्स, ओके। एक्स डिस्टेंस पे ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डी एक्स जो है वो आपकी लेंथ है। तो उस डी एक्स मास, जो डी एक्स लेंथ का मास निकाल लीजिए। तो डी एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, जैसे आप टोटल मास आपका एम है, पर यूनिट लेंथ का एम अपॉन एल हो गया। तो इसमें अगर हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका डी एम आ जाएगा, तो उतने पर्टिकुलर सेगमेंट का, मतलब डी एक्स वाला जो सेगमेंट है उसका मास आ जाएगा डी एम इजक्वल टू एम अपॉन एल डी एक्स। अब इसका जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये पर, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप आई निकाल सकते हैं, इंटीग्रल डी एम डॉट एक्स स्क्वायर करके। तो यहाँ पर रख दीजिए, डी एम की जगह रख देंगे हम ये एम अपॉन एल डी एक्स डॉट एक्स स्क्वायर, ओके। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया, उससे ये जो फॉर्मूला बताया उससे आई इक्वल टू एम अपॉन एल हम बाहर ले लेंगे। जैसा भी आपको देखिए ये मैं दिखाया मैंने आपको, ये लिखा हुआ है, ये एम अपॉन एल डी एक्स डॉट एक्स स्क्वायर। बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल काम है। आई इक्वल टू एम अपॉन एल बाहर लिया, इंटीग्रल हम करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब रही बात लिमिट्स की, तो देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू कैसे लिमिट ली दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये सेंटर से दोनों जो एक्सट्रीम है, दोनों एंड जो उसकी कितनी दूर है, इस सेंटर से ये माइनस एल बाई टू दूरी पर है, ये माइनस एल बाई टू दूरी है, और ये एल बाई टू। अगर इसको मैं मिड पॉइंट को मैं जीरो पे मान लेता हूँ, तो अगर इस डी एक्स वाले सेगमेंट को हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक, तो ये पूरी मास, ये जो पूरा लेंथ कवर हो जाएगा रॉड का। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेशन कर दिया है, माइनस एल बाई टू एल बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना सिंपल। तो अब इसमें आई इज इक्वल टू एम अपॉन एल रख दी, और ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए दोस्तों, एक्स क्यू बाई थ्री हो जाएगा, माइनस एल बाई टू एल बाई टू की लिमिट में। तो ये देखिए आप इसमें एम अपॉन थ्री एल आ जाएगा, और ये अंदर लिमिट्स रख देंगे, तो एल क्यूब अपॉन एट प्लस एल क्यूब अपॉन एट आएगा। इस तरीके से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो फाइनली मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा रॉड के लिए वो आएगा एम एल स्क्वायर पॉइंट 12। तो दोस्तों ये एक तरीका है मास ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये थोड़ा सा मेथड मैंने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि अगर बाई चांस कभी जरूरत पड़े तो यू कैन कैलकुलेट। अब इसी रॉड के केस में हम एक इसका वेरिएशन देख सकते हैं दोस्तों। तो वेरिएशन क्या है देखिए, अब नेक्स्ट क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड। अब जैसे अभी तक मैंने आपको बताया था, ये रॉड जो एक्सिस थी मिड पॉइंट से पास हो रही थी, मतलब उसके सेंटर मास से। अब इस एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, मतलब एक एंड से पास हो रही है। उस केस में इसका जो आंसर आता है दोस्तों, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री आ जाता है। अब इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखने की है। इसको वैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी मैं आपको कुछ थ्योरम्स बताऊंगा, उसकी मदद से इसको डायरेक्ट आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो ये रहा आपका जो है उसका वेरिएशन जो मैंने आपको समझाया। अब किसी एंगल पर अगर रॉड दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एक थर्ड केस क्या है, ये एंगल, अगर रॉड किसी एंगल पर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल मान लीजिए एक्सिस जो है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे एंगल जो है थीटा पर है रॉड टिल्ट। तो अगर उस थीटा को हम ले रहे हैं तो उस केस में आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एम डॉट आर स्क्वायर से अगर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए
ये थीटा है, अगर इसकी लेंथ अगर रॉड की एल है तो फिर ये एल साइन थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों बस उस वाला जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने आपको समझाया था, उस फॉर्मूले में ये वाला जो एम एल स्क्वायर पॉइंट 3, क्योंकि ये वन एंड वाला था ना, एक एंड पर रॉड की जो एक्सिस है उसमें आप ये वैल्यू रख दीजिए, एल की जगह एल इफेक्टिव रख दीजिए एल साइन थीटा, क्योंकि अब ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों उसकी दूरी जो परपेंडिकुलर दूरी मैक्सिमम ही एल साइन थीटा है, तो हम इसमें एम एल इफेक्टिव स्क्वायर पॉइंट 3 करेंगे इस वाली एक्सप्रेशन में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एल को आप मॉडिफाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 3। तो हमें यह चीज़ समझनी चाहिए कि अगर ये थीटा एंगल पर कोई रॉड जो है इंक्लाइंड है तो उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 12। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका डिडक्शन था। अब दोस्तों देख लेते हैं थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम्स हैं, सिंपल है। सबसे पहली थ्योरम जो होती है दोस्तों होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरी थ्योरम होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले बात करता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये वैलिड होती है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज, मतलब चाहे वो 2D हो या फिर 3D हो। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये केवल 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए आपकी वैलिड होती है। मतलब जैसे आपकी कोई प्लेट है, डिस्क है, रॉड या फिर रिंग, इनकी आप निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन कोई अगर वॉल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका मान ली क्यूब है, स्फीयर है, या फिर कोई और 3D बॉडीज हैं, तो उसमें ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं होती है। अब हम बात करते हैं जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। तो देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, सिंपल सा डायग्राम है। ये कोई कंटिन्यूस बॉडी है, इसका मास m है, और इसका ये जो सेंटर ऑफ मास है उससे ये एक्सिस पास हो रही है, ये ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके ओके। और ये हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है सीओम, जैसे मैंने आपको भी समझाया, ठीक है, तो अगर उनका पता है तो उसके बेसिस पर हम किसी और एक्सिस के अराउंड आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ डायग्राम्स हैं जो सिंपल हैं, जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, उनके मैं आपको एमओआई दिखा देता हूँ कि किस तरह से करते हैं। बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों ये तैयार है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम इंपॉर्टेंट बॉडीज। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं सर्कुलर रिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। केवल 6-7 हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो कि नीट एग्जाम में और काम आती हैं, अच्छे से आपको ध्यान रखना है इनका। जैसे ये सर्कुलर रिंग है, ये बीच में हॉलो है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, और ये डिस्टेंस इसका सेंटर से, इसका जो मतलब जो डिस्टेंस है, रेडियस, इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसका आर है या डी बोल सकते हैं। तो हमें हमको कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिस थ्रू द सेंटर। ये देख सकते हैं, मतलब रिंग है, उसके परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ दिस रिंग एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द दिस पर्टिकुलर रिंग। मतलब ये जो रेडियस है इसका, इसकी वैल्यू जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, तो ये इसको आप बोलेंगे रेडियस को आर। ओके, इसी क्रम में आता है नेक्स्ट हॉलो सिलेंडर। तो दोस्तों हॉलो सिलेंडर और सर्कुलर रिंग के सेम होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो आपकी जो रिंग होती है उन कई सारी हॉलो रिंग्स को मिला के एक हॉलो सिलेंडर बना सकते हैं। इसका मतलब है जो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपका वही होता है जो सर्कुलर रिंग का होता है। तो दिस इज हॉलो सिलेंडर, ये एक्सिस आपको दिखाई गई है, इसके अराउंड मुझे आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मीन्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू, मीन्स इट इज ज्योमेट्रिकल एक्सिस विच इज पैरेलल टू इट्स लेंथ। तो ये आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें सेम है, सर्कुलर रिंग हो या फिर हॉलो सिलेंडर हो, दोनों ही का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आपने जैसे चूड़ियाँ देखी है ना, घर में लेडीज चूड़ियाँ पहनती हैं, उन चूड़ियों को एक के ऊपर एक कर दी तो एक तरह का वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, हॉलो सिलेंडर बन जाता है। तो वही दोनों जो है यहाँ पर आपके ये जो सर्कुलर रिंग और उसके सिलेंडर के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर डिस्क और फिर सॉलिड सिलेंडर। जिस तरह से मैंने आपको वहाँ बताया था रिंग और हॉलो सिलेंडर, इसी तरीके से सर्कुलर डिस्क आपकी जो होती हैं उनको एक ऊपर एक रख दीजिए, सर्कुलर डिस्क को, जो कि बीच में सॉलिड होती हैं, ये देखिए सॉलिड पार्ट है ना, इनको एक ऊपर एक रखेंगे तो आपका एक सिलेंडर बन जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कोई सिलेंडर है उसको आप काट दीजिए इस तरीके से, उसके स्लाइसेस कर दीजिए तो वो आपका एक डिस्क बन जाएंगी। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। तो यहाँ पर आई इक्वल टू हाफ इंटू एम आर स्क्वायर होता है। ओके, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये एक्सिस है और ये डिस्टेंस आर है इसकी। ओके, यू कैन से द रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज नथिंग बट आर। सॉलिड सिलेंडर के केस में भी यही है, इसकी लेंथ मैं आर ले लेता हूँ और इसका ये जो मास है एम है और ये आपका जो रेडियस है, मतलब इसका जो सर्कुलर पार्ट है ना, इसका रेडियस आर है। तो अबाउट दी ज्योमेट्रिकल एक्सिस विच इज अलोंग इट्स लेंथ, ये वाली लेंथ के अलोंग इसकी जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो उसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वो दैट इज हाफ इंटू एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट होता है हॉलो स्फीयर। तो ये थिन स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। तो थिन स्फेरिकल शेल के केस में क्या होगा, देखिए थिन स्फेरिकल शेल के केस में अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, ये जो आपका जो हॉलो स्फीयर है इसका, ठीक है, ये एक्सिस होगी। ओके, तो उसको बोलते हैं डायमेट्रिक एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है। तो उसके लिए हम अगर कैलकुलेट करें तो आई इक्वल टू 2/3 एम इंटू आर स्क्वायर होता है। मेरी सलाह दोस्तों ये है कि आप ये 6-7 जो फिगर आपको बता रहा हूँ उनको याद रखिए, जिससे आपके बहुत कम आएंगे। ओके, बाकी कोई भी फिगर हो आप इनके बेसिस पे आप उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत सरल भाषा में आपको भी यहाँ पे समझाऊंगा किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर। अब देखिए सॉलिड स्फीयर का जो
आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ये हॉलो स्फीयर था, ये सॉलिड स्फीयर है। ओके, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 2/5 m/r², विच इज दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से हम हॉलो स्फीयर, ये मैंने आपको समझाया, और ये था आपका सॉलिड स्फीयर, दोनों के लिए मैंने आपको चीज़ें समझा दी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है थिन रॉड। ठीक है, थिन रॉड जैसे एक रॉड है, इसकी लेंथ l है, इसका मास अगर m है। ओके, तो इस हमें कैलकुलेट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसके तो ये वाली देखिए रेड में जो एक्सिस दिखाई है, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इसके ये इस तरीके से घुमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए तो एक्सिस ये है, तो इस तरीके से हम इसको पेन को घुमाएंगे ना इस तरीके से, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस, तो हमें उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो दैट कम्स आउट टू I = m/l²/12। तो ये हमें याद रखना चाहिए दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट 2 केसेस और बता देता हूँ दोस्तों, जो काम किए हैं वो इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि रेक्टेंगुलर प्लेट का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू साइड बी इन द प्लेट। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। ओके, इसको हम घुमा सकते हैं, इस तरीके से घुमा सकते हैं। ओके, ये इसकी साइड एक, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा हुआ देख सकते हैं, ये बी है और दोस्तों ये ए है। ओके, तो इसको 2 तरीके से घुमा सकते हैं, एक तो ए के परपेंडिकुलर इस तरीके से घुमा सकता हूँ मैं इसको। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ रहा हूँ, या फिर इसके अलॉन्ग घुमा सकते हैं, इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसकी साइड एक बी है और एक ए है। तो जैसे मैंने आपको समझाया, तो वो अगर उस केस में अगर बी के परपेंडिकुलर हम कर रहे हैं, तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर साइड बी, ये साइड बी है, रेक्टेंगुलर शीट है ना, प्लेट है, तो इसको अगर हम इसके अलॉन्ग इसके अबाउट घुमाते हैं, तो उसके इसमें आएगा I = m/b²/12। ये बी जो है इसकी, ये आपकी साइड की लेंथ है। दूसरा केस हो सकता है दोस्तों, अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, इस वाली अब हम एक्सिस इस तरीके से ले लें, जैसे पहले थी उसके परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब ए के परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहे हैं, तो उस केस में वी आर गेटिंग I = m/a²/12। तो कहने का मतलब है I = m/ab²/12 या I = m/a²/12, डिपेंड करेगा हम किस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारी जो साइड है उस साइड को हम यहाँ पर काउंट करते हैं। जैसे इस केस में जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर साइड बी है, तो यहाँ पर बी लेंगे, और सेकंड केस में जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए ये सेकंड केस में ये जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो साइड है अगर वो ए है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों मैं जो आपको समझा रहा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों आपको मैं समझाने जा रहा हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जैसा मैंने भी आपको डायग्राम दिखाया था, यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम था दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें जनरली जो है पता होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। तो कहानी ये कि हमें अगर एक चीज़ पता है, तो उसके आधार पर हम किसी और एक्सिस के थ्रू अराउंड या अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें उसका सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। जैसे मैंने कुछ अभी आपको 7-8 जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए, तो वो सारे सेंटर ऑफ मास वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके वहाँ पे हमें पता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इस थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये थ्योरम हमारे काम को आसान कर देती है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, तो उसके आधार पर हम किसी ऐसी एक्सिस जो कि उस सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के पैरेलल है, उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है I = ICOM + md², तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब सीधा ये है, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था यहाँ पर, इस डायग्राम में मतलब समझिए, फिर एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास का आईकॉम मुझे पता होता है। अब एक पैरेलल लाइन मैंने खींच दी, ये एक्सिस ऐसी है जो इस सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी डिस्टेंस जो है पैरेलल एक्सिस की डिस्टेंस d है। ओके, और ये बॉडी का आपको पता ही है m मास है। ओके, तो अब इसके आधार पर मैं I अगर कैलकुलेट करता हूँ, तो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है I = ICOM + m/d²। तो कहने का मतलब है आप सीधे सीधे md² को ऐड कर दीजिए, जो आपके जो बेसिक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है एक्सिस वाला, कॉमन COM वाला। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मिनिमम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू COM। हम जानते हैं कि जो भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जाती है, उसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हो। अब देखिए जैसे मान ली फॉर एग्जांपल एक रॉड का है, रॉड का केस है। ओके, उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको भी समझाया था, अभी होता है ml²/12, अभी प्रूफ किया था। अब हम चाहते हैं अभी इस एक्सिस को इस एंड पे ले जाएं। ठीक है, एक एंड पे ये एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, तो जैसा हम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी बताया, तो इस वाले फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। तो I = ICOM + md² कर दिए, तो COM की वैल्यू रख दी ml²/12 प्लस m इंटू ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये इस पॉइंट मतलब ये एक्सिस पैरेलल एक्सिस का COM वाली एक्सिस से डिफरेंस है, डिस्टेंस जो है l/2 है, तो मैंने l/2 होल स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा I = m/l²/3। ओके, तो यही चीज़ मैंने आपको इंटीग्रेशन वाले मेथड में करके दिखाई थी। तो अगर आपको नॉर्मल सेंटर ऑफ मास का पता है, तो आप सीधे पैरेलल एक्सिस के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ये आपकी डिस्क है।
इसका मास m और उसकी रेडियस r है, और सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होता है। ओके, तो हमें अगर निकालना है इसका किसी ऐसी एक्सेस के थ्रू जो उसके पैरेलल है और इसकी पेरिफेरी से, इसके ये जो पेरिफेरी है उससे पास हो रही है, तो एक्सेस पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ फिगर, ये जो प्लेन है उसके जो फिगर है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे आई इक्वल टू सी ओ आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अब ये हमें डिस्क का ऑलरेडी पता है, मैंने आपको समझाया था अभी, एम आर स्क्वायर पॉइंट 2 होता है जो आप डिस्क के केस में, प्लस इसमें m इंटू आर स्क्वायर और ऐड करिए, क्योंकि ये पैरेलल एक्सेस इसमें कितनी दूरी पर है, ये r दूरी पर है, तो 3 m इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू 3/2 m r स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से मैं देखिए डिस्क का भी कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया, और ये मैंने आपको एक सिंपल रॉड का भी दिखाया। तो इस तरीके से कोई किसी भी आपका ऑब्जेक्ट है और किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो 2D हो या 3D हो, आप उसमें पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करता हूँ दोस्तों परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम की। देखिए परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम जो है वो उसका लिमिटेशन है, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है, बॉडीज़ पे काम करती हैं जो केवल 2D हैं, मतलब 3D या जिनके वॉल्यूम्स होंगे वो आपके उस केस में परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम जो है वैलिड नहीं होती। फिलहाल हम इसको थ्योरम को देख लेते हैं। तो इस थ्योरम दोस्तों केवल इतना ही समझने की बात है, ये आप एक बॉडी देख रहे हैं, इसका कोई प्लेन है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो पेपर है जिसमें ये बॉडी ये बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, तो ये प्लेन है, इसको एक्स वाई प्लेन बोल दिया। ओके, तो इसके दो मूवमेंट ऑफ एनर्जी होंगे दोस्तों, एक एक्स के अलोंग होगा, अबाउट होगा, या और एक वाई के अबाउट होगा। अब एक तीसरी एक्सेस होगी जो आपकी जो जेड एक्सेस होगी, जो इस पेपर के परपेंडिकुलर होगी, जैसे मैंने पेन रख दिया, ठीक है। तो दो एक्सेस तो प्लेन में हो गई इसमें एक्स वाई, और एक एक्सेस जो होगी इसकी परपेंडिकुलर होगी, तो वो आई जेड होगी। तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम जो कहती है वो आई जेड का रिलेशन बनाती है आई एक्स और आई वाई से। अब वो क्या रिलेशन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ इसको इस तरीके से लिखा गया है कि इफ एक्स एंड वाई, मतलब आई एक्स एंड आई वाई आर इन द प्लेन ऑफ फिगर, देन आई जेड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ फिगर। तो उस केस में आई जेड जो होता है वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक सिंपल सा वर्जन है इसका परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का, ठीक है। तो है बिल्कुल एकदम सिंपल जी। अब इसके देखिए 2-3 वेरिएशन है। एक वेरिएशन है, अगर ये आपका एक्स वाई प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सेस होगी, तो उस केस में फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब इन दोनों केसेस को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं इसको वाई जेड प्लेन ले लेता हूं दोस्तों, तो फिर जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो एक्स प्लेन होगा, एक्स एक्सेस होगी। ओके, तो वहां पर आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड आएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मेरे पास एक्स जेड प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस होगी वाई एक्सेस होगी, तो वो आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड होगा। मतलब प्लेन में जो आपकी दोनों एक्सेस के जो आई होंगे वो ऐड होके थर्ड वाली एक्सेस जो कि परपेंडिकुलर आ रही है उसके बराबर होंगे। तो कुल मिला के इतनी सी कहानी है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम की। तो मैंने आपको अच्छे से समझाई। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। जैसे ये आपके पास एक रिंग है दोस्तों, ये रिंग बहुत बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी रिंग है, जैसे हम लोग हाथ में पहनते हैं, उंगलियों में पहनते हैं रिंग, उस तरह की रिंग है। उसमें हमें क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट डायमीटर। तो दोस्तों अब ये जो हमारा जो केस है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं हम ये थ्योरम की मदद से। तो आप देखिए रिंग का जो आपका रिंग को आप ले सकते हैं एक्स वाई प्लेन, जैसे पेपर पर रख दी मैंने रिंग, तो उसके दो एक्सेस होंगी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो मैंने ये मान लिया है दोस्तों एक्स एक्सेस हो या वाई एक्सेस हो, इनके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका सेम होगा, चाहे कुछ भी हो, मुझे अभी नहीं पता है आई की वैल्यू क्या है, बट मैं ये इतना जानता हूँ क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। तो एक्स एक्सेस के अबाउट या फिर वाई एक्सेस के अबाउट, दोनों ही एक्सेस के अबाउट आपका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, ये दिस इज फॉर श्योर। तो अब हमने इनको आई मान लिया। अब इसके परपेंडिकुलर एक एक्सेस जो है, ठीक है, हमारी इसकी जो परपेंडिकुलर जो एक्सेस उसको मैंने जेड एक्सेस बोला है, वो आई जेड क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। अब हमें पता है कि ये वाला जो परपेंडिकुलर एक्सेस वाला जो हमने बताया था, जैसे आपको भी डायग्राम्स बताए थे, तो कोई रिंग है, उसके सेंटर ऑफ मास से एक जाने वाली एक्सेस जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो उसका सेंटर मास ऑफ एनर्जी होता है एम इंटू आर स्क्वायर, जो हम ये पहले से जानते हैं। तो हमें आई जेड की वैल्यू पता है, तो इसके आधार पर हम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगा के दोस्तों आई एक्स और आई वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आई प्लस आई लेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, जो वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो आई प्लस आई लग दिया, तो आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसका मतलब होगा चाहे वो आई एक्स हो या फिर आई वाई हो, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको रिंग बताया, इसी तरीके से डिस्क का निकाल सकते हैं, वही डायमीटर के अबाउट। तो हमें क्या करना है, वो पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगानी। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, जो आपका जो डिस्क होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जैसे मैंने पेन रखा, ये डिस्क रखी है, वो कितना होता है वो आपको पता है। तो आप उसके बेसिस पे आप रिंग के वाले एग्जाम्पल की तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे मैंने दिखाया इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए आई एक्स और वाई वाई मुझे नहीं पता है, लेकिन सिमेट्री ये कहती है कि एक्स एक्सेस के अबाउट और वाई एक्सेस के अबाउट जो इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, जिसको हमने आई मान लिया है। अब हमें आई जेड पता है दोस्तों, क्योंकि डिस्क के केस में क्या होता है दोस्तों, देखिए ये लिखा हुआ है, डिस्क के केस में जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह इसको सॉल्व कर दिया दोस्तों। तो आई जेड इक्वल टू आई एस प्लस आई वाई, विच इज आई प्लस आई, दोनों वैल्यू सेम है, और इसकी जगह मैंने लिख दिया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसको हाफ कर दिया, मतलब कहने का मतलब एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा आई का आंसर।
तो हमने जो डायमीटर के अलोंग पूछा था एक्सेस, वो उसके लिए आंसर आएगा MR²/4, जो IX या IY दोनों के बराबर हो सकता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करता हूँ दोस्तों, जो ये वीडियो लंबा ना हो बस इसलिए मैं ये क्वेश्चन और समझाता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्टर के बारे में। दोस्तों ये नोट्स मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में तैयार किए हैं आपको समझाने के लिए, बहुत ही सरल भाषा में, और एक एक चीज़ को बिल्कुल मैंने क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये देखिए शीट है आपकी, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था शीट को दो तरीके से घुमा सकते हैं, अगर ए है और ये बी है, इसके दो मेजरमेंट है, एक ए और ए बी, ठीक है, लेंथ और विड्थ दे रखी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर ये एक्सिस अगर ए के परपेंडिकुलर घूम रही है तो MA²/12 हो जाएगा, अभी समझाया था, और अगर बी के परपेंडिकुलर घूम रही है तो वो MB²/12 हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो हमें पहले से पता है। अब हमें एक एक्सिस ऐसी लेनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब IZ, तो IZ के अलोंग क्या होगा, IX + IY हो जाएगा दोस्तों। तो IZ = IX + IY होता है, तो हमने यहाँ पे रख दिया MA² + 12 + MB²/12। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है चीज़ों को। तो IZ की वैल्यू M/12 A² + B² हो गया, ठीक है। अब इसका वेरिएशन क्या आता है दोस्तों, सिंपल है, अगर ये स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, अगर ये स्क्वायर हो जाएगा मतलब A और B बराबर हो जाए, तो दोनों ये A² + A² हो जाएगा, मतलब 2A² हो जाएगा, तो MA²/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल नया शुरू किया दोस्तों, आपकी सपोर्ट चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमियां हो तो बताइए, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।